हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आत्मजयी काव्य का मूल भाव क्या है। तो हम देखेंगे नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित खंड काव्य आत्मजयी 1965 का मूल कथा था और कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित भी है। आत्मजयी में मृत्यु संबंधित सशक्त समस्याओं को माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने रखा है। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा से मृत्यु लोक को जाते हैं और वहाँ पर यमराज के घर पे न होने के कारण वहाँ पर 3 दिन भूखे प्यासे रहकर वहाँ रुकते हैं। और यमराज जब घर लौटते हैं तो उसकी भूखे प्यासे रहने का कारण जानकर यमराज प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को अनुमति देते हैं। तो नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि उसके पिता बाजसर्वा का क्रोध जो है वो समाप्त हो जाए, और दूसरा पवित्र अग्नि यज्ञ सीखने की इच्छा जिसमें यम ने उसे विस्तार से बताया, और तीसरा वरदान के रूप में उन्होंने ये मांगा कि नचिकेता शरीर के मृत्यु के बाद क्या होता है इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने तीसरा वरदान ये दिया कि हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब रहस्य वो जान ही धरती पर आए। उसके बाद देखेंगे इस आख्यान के पूरा कथात्मक पक्ष को कवि ने आज एक मनुष्य की जटिल मन स्थिति को एक बेहतर अभिव्यक्ति देने का अपूर्व साधन माना है। कुंवर नारायण के काव्य संसार में जितने मजबूती से मिथक अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है, उतने ही सशक्त रूप से आधुनिकता भी इस काव्य में मिथक और आधुनिकता दोनों साथ चलते थे। 28 शीर्षकों में बटे इसे प्रबंध काव्य में कवि ने मूल्यों को सिद्धांत विवेचना और दार्शनिक व्याख्या उपनिषदक होते हुए भी व्यवहारिक और व्यक्ति की प्रधान है, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्त आज के मनुष्य के संदर्भ में सृजित है। यानी कि उस समय वो स्वतंत्र नहीं थे, सजग नहीं थे, उन्हें हर आज्ञा माननी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में व्यवहारिक तौर पर भी व्यक्तियों के स्वतंत्र रहने का भी मनुष्य के अंदर जो है वो संदर्भ में सृजित है, यानी कि व्यक्ति के स्वभाव में सृजित माना गया है। आत्मजयी में बाजसर्वा मिथक की ओर से एक श्रेष्ठ अभिनेता का अभिनय करता है, तो नचिकेता आधुनिक मनुष्य के रूप में एक श्रेष्ठ नायक का अभिनय करते हैं, यानी कि एक श्रेष्ठ नायक होने का रोल करते हैं। इसके संबंध में कवि आत्मजयी की भूमिका में लिखते हैं कि आत्मजयी में उठ गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या, यानी कि वो जो आत्मजयी में जो समस्या उत्पन्न हुई थी, यानी कि जो नचिकेता ने ये सवाल पूछा था कि मृत्यु होने के बाद मृत्यु लोक में क्या सजा मिलती है, क्या होता है, ये सब जानना है। तो वो एक विचारशील था और वो हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल उत्पन्न हो सकता है। तात्कालीन आवश्यकताओं में पूर्ति भर ही उसके पर्याप्त नहीं है, इसके अंदर बहुत बेहतर जिज्ञासा थी, जिसके लिए केवल सुखी जीवन काफ़ी नहीं, सार्थक जीना भी ज़रूरी है। यानी कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा था जो सुखी से जी सकते थे, लेकिन सुखी जीवन ही जीवन नहीं होता है। कुछ अगर आपके मन में जानने की इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो वो हमारा सार्थक जीना ज़रूरी होता है। जिज्ञासा ही उसे मनुष्य की कोटि में रखता है। अगर हमारे अंदर अगर जिज्ञासा नहीं होगी, चाह नहीं होगी, अगर जीवन जीने की इच्छा ही नहीं होगी, तो वो हम मनुष्य कहाएंगे ही नहीं, जानवरों की भांति हम कहलाएंगे, मनुष्य की कोटि में आएंगे नहीं। जिन्होंने सत्य की खोज में अपनी हित के गौण माना और अदृश्य सुखों के आधार पर ही जीवन से समझौता नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को देखा कि हमारे पिता के पास सब कुछ है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को मौन नहीं रखा, अपनी जिज्ञासा को मौन नहीं रखा और अपने जीवन से समझौता नहीं किया, बल्कि उन चरण लक्ष्य के लिए अपना जीवन अप्रतित कर दिया जो उन्हें पाने के योग्य था। यानी कि उन्होंने सब कुछ होते हुए भी उसको छोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े कि उन्हें कैसे रहना है। उनके पास सब कुछ था, फिर भी भूखे प्यासे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिज्ञासा को जानने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद आता है कविता में यह वैचारिक मतभेद का भी वर्तमान मनुष्य का मतभेद है। मिथक से आधुनिकता की ओर से अग्रसर होने वाला मनुष्य का विवादित बयान है कि आधुनिकता मनुष्य के मन को खोलती है। यानी कि यह कविता में एक विचार ऐसा भी आया, मतभेद ऐसा भी आया कि वो कह रहे हैं कि मनुष्य के जो अंदर जो जिज्ञासा होती है, उन्हें वो
आधुनिकता की ओर से खुलती भी है, यानी कि उन्हें अंदर की ओर से खुला खुला महसूस भी करवाती है। आधुनिकता मनुष्य की तर्कशील शक्ति को मजबूत करता है। अगर हमारे मन में कोई चीज़ की जानने की इच्छा ज़्यादा होगी और वो हमेशा कायम रहेगी, तो ही हम वो कुछ कर सकते हैं। हमारी तर्क शक्ति को वो सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करता है। यही कारण है कि आत्मजयी का नचिकेता अपने पिता बादशाह से प्रश्न करने में कंचित भयभीत नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुआ अपने पिता से प्रश्न करते समय। अर्थात कहा जाता है कि औपनिषदक मनुष्य का भौतिक मनुष्य के साथ मतभेद है, और यही मतभेद आत्मजयी में मिथक और आधुनिकता के संबंध को पूरा भी करता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो मतभेद था पिता और पुत्र के बीच में, उन्होंने ही उनके लक्ष्य को भी प्राप्त किया। अगर उनके अंदर मतभेद नहीं होता, मिलाप होता, तो वो अपनी जो उनकी जिज्ञासा थी, जो सवाल था, उन तक वो पहुंच नहीं पाते। जो कि वाजश्रवा जो थे उन्हें जानने की इच्छा को रोका, और वो हमेशा जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने का श्राप भी दिया कि तुम जाओ मृत्यु। आत्मजयी गाथा जो है वो कर्मकांड संबंधित मिथक है, यानी कि इसमें दो पीढ़ियों को इकट्ठा किया। एक तो नौजवान नचिकेता जो थे वो युवा पीढ़ी के थे, और उनके जो पिता थे वो थोड़ा मतलब वृद्ध वृद्ध पिता थे। तो वो उन्होंने अपने समय के अनुसार से जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने देखा है। तो जितने भी आत्मजयी की कथा में जो जो हुआ है, उनके कहानी में जो जो हुई है, सेम उसी चीज़ों का यहाँ वर्णन किया गया था और किया गया भी है। बादशाह जैसे थे तो वो जिम्मेदार पिता बने, और जो नचिकेता जो थे वो अपनी इच्छा को दबाना नहीं चाहते थे। उनके पिता ने बहुत सारे झूठ फूस का मंत्र मंत्र के बारे में भी बताया था, लेकिन नचिकेता के हट के सामने उनकी सारी अडम्बना विडम्बना जितनी जितनी उन्होंने की थी, वो सारी फीकी पड़ गई। और नचिकेता जो थे उन्होंने अपने जिद के अनुसार से अपना जो उनको जानने की इच्छा थी उन्होंने पूरा किया, यमलोक को वो पहुँच गए थे। जिसे कोई भी संसार के वरदान जितने भी थे, वो नचिकेता को अपने रास्ते पर से हटा नहीं सकते थे। और उसके पिता बादशाह अनावर ने बिल्कुल समझौता नहीं कराता है, बल्कि उल्टे पेचीदा मंत्र जाप, गुप्त मंत्र और स्तुतियाँ आदि पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। यानी कि और उन्हें समझाने के बदला वो मंत्र उल्टे सीधे पेचीदा दिमाग लगाकर नचिकेता को प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, यानी कि बहुत सारे मन में प्रश्न खड़ा कर देते थे। उसके बाद देखेंगे नचिकेता जो थे वो असाधारण खोज के परिणामों के लिए तैयार थे, यानी कि उन्हें कोई चीज़ की वो नहीं था कि हम क्या होगा नहीं होगा आगे। उन्होंने अपने अनुसार से उन्होंने अपने खोज के लिए वो तैयार हो गए थे। इस धोखे में नहीं रखा गया था कि ये असत्य है, ये सत्य है। वो जानना चाहते थे कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता है यमलोक में। कोई कितना भी बोल देता था कि वहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो उन्हें किसी की बात पर उन्हें संतोष जो होता है संतोषजनक लगता ही नहीं था। उन्हें इस बारे में बार बार उसे संदेह ही लगता था। कुल 28 भाग में विभक्ति कवि के आत्मजयी 1965 में दो पीढ़ियों को संघर्ष के द्वारा युगीन जीवन के चित्रण का एक सार्थक प्रयास हुई, जिसमें पुरानी पीढ़ी और प्रतीक नचिकेता के पिता बादशाह इसके व्यक्त को विकसित नहीं होने देना चाहते थे। यानी कि जब नचिकेता विपरीत परिस्थितियों में विरोध करते थे, तभी भी अधिकार सामने नहीं होना चाहिए था, वो की मांग करता था। यानी कि जब उसके पिता बार बार कहते थे कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं जानना, लेकिन फिर भी उनके विपरीत होकर, यानी कि अपने पिता के विपरीत होकर नचिकेता जो थे वो अपनी चीज़ों को जानना चाहे और अपनी चीज़ों को हमेशा करते थे। इसके कारण आधुनिक युग में मौजूद आधुनिक युग में जितने भी पाखंड सर्वदा थे, उद्योग थे, उन्होंने नचिकेता को छोड़ दिया था और बादशाह के भांति ही उन्होंने देखा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लगातार संघर्ष करते हुए देखा। तो कवि ने उन्होंने लिखा
कि कथावृत्त के सहारे उन्होंने पुरानी जितनी भी कथाएँ थी उनके सहारे उन्होंने लिखा कि हर एक पीढ़ी में कुछ न कुछ नया होता है, नया जानने की इच्छा अगर हो तो हर एक चीज़ का निदान हो सकता है। और मनुष्य के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व दिया उन्होंने, मनुष्य के खुले विचारों का भी उन्होंने कवि ने उसको महत्व दिया। कुँवर नारायण एक आधुनिक कवि हैं और उन्हें नई सभ्यता के भौतिकवाद की बढ़ती प्रधानता, लोभ, देशक हिंसा, निराशा को बढ़ता जाना और मनुष्य आमतौर पर अपने भाव को भूलकर शरीर भाव में डूबे रहा। यानी कि कवि ये कह रहे हैं कि पहले के समय में ऐसे लोग होते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ नया खोज करते थे, लेकिन आजकल का जो ऐसा समय आ गया है कि कुँवर नारायण का ये कहना है कि आजकल भौतिकवाद इतनी बढ़ गई है कि लोगों को लोभ, हिंसा, निराशा ये सब बढ़ गया है, जिसके कारण कोई नई कविता युग में कोई नई चीज़ों का उन्होंने नहीं ज़्यादातर देखा है, बल्कि हिंसा देखा है, लोभ, लालच, मारपीट आजकल के युग में वही देखने को मिला है। कुँवर नारायण मानवीय मूल्यों की तलाश में रहने वाले कवि हैं। एक ओर तो उनकी कविता में आधुनिक भाव बोध है, तो दूसरी ओर तर्क विचार का चिंतन की प्रधानता होने से उसे वैज्ञानिक बोध भी समाविष्ट हुआ। यानी कि एक तरफ तो वो कोई नई चीज़ का खोज करना चाहते थे, तो एक और उन्हें भेदभाव, भाव बोधों का, तर्क चिंतन का, विचारों का प्रधानता देखने को मिला, जिसके कारण उन्होंने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने आत्मजयी कविता को, मैंने उम्मीद करता है कि अच्छे से समझाया होगा, उस कहानी के बारे में अच्छे से आपको बताया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।